हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा फोर्थ वीडियो सेशन होगा जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो करता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट भी आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आप आयरन देखे होंगे। ठीक है, आयरन प्रेस जो होता है जिससे हम लोग कपड़े को प्रेस करते हैं, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल है। या घर में आप देखे होंगे टोस्टर, है ना, या जिसमें हम लोग ब्रेड को क्या करते हैं, सेकते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। या बल्ब जो होता था, है ना, तो उसमें भी क्या होता था कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता था तो उसके जो फिलामेंट होते थे वो गर्म होते थे और ग्लो हो जाते थे। या हीटर, है ना, हीटर भी एग्जांपल किसका है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब ये है कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा होता है तो उसमें एक इफेक्ट जो कि हीटिंग इफेक्ट यानी हीट प्रोड्यूस होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि ये हीट कैसे प्रोड्यूस होता होगा। तो ये हीट समझिए कि इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे जो एटम्स होते हैं, है ना, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल जब ए प्लेस से बी प्लेस तक जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द और भी कुछ दूसरे भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और उस पार्टिकल्स जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, उनमें कॉलिजन होने लगता है ना, और टकराने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। तो कभी भी करंट जब प्रोड्यूस होता है, जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब मूव कर रहे होते हैं तो आपस में कॉलिजन होता है और उस कॉलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, और इस तरह के इफेक्ट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर। हाई रेजिस्टेंस वायर मतलब क्या हो गया कि उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उस करंट को आगे मूव होने नहीं दे रहे हैं। तो आगे मूव नहीं होने दे रहे हैं इसका मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल क्या है, उस रेजिस्टेंस से टकराएंगे यानी कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, द वायर बिकम वेरी हॉट, और वो वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और इससे हीट प्रोड्यूस होता है। इसी को ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आप अपने मोबाइल को बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे होते हो, है ना, या पबजी खेल रहे होते हो, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में बहुत तेजी से क्या होता है, करंट पास हो रहा होता है, और जितना तेजी से करंट पास हो रहा है उतना ही रेजिस्टेंस उसको रोकने की भी कोशिश कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपस में कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन होने के कारण क्या हो रहा है, उसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। इसलिए आप मोबाइल को जब देखोगे, ज़्यादा देर तक चलाओगे तो आपको वो लगेगा कि वो मोबाइल गर्म हो गया है, तो वो कारण ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस फेनोमेना ऑकर बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेट ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी, है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ सम रेजिस्टेंस से आर हो। ठीक है, यानी वो तभी ऐसा होता है जब उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस हो, और रेजिस्टेंस से जब करंट क्या होता है, करंट के जब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उसे टकरा करके हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन द मैग्नेटिक्स। मतलब कि हम लोग ये जानते हैं कि फ्रिक्शन का काम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो रेजिस्टेंस ही कर रहा होता है ना, रेजिस्टेंस के कारण ही वो इलेक्ट्रॉन और जितने भी एटम्स हैं वो आपस में टकराते हैं और फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन के कारण ही हीटिंग इफेक्ट आ पाता है। To we know now derive the expression of heating produced या heat produced when electric current flow through a wire। मतलब कि अभी हम लोग आगे ये देखेंगे कि किस तरीके से वायर में जब कोई करंट फ्लो करता है तो हीट जो प्रोड्यूस हुआ उसको किस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ वही बात बताया गया है कि लेट अस सपोज दैट करंट को हम लोग आई मान लेते हैं। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस के रेसिस्टर में। ठीक है, रेसिस्टर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग आर मान लेते हैं।
ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण वो क्या होगा, आपस में टकराएगा, ठीक है, किसी टी समय के लिए, है ना, टी टाइम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज V, मतलब कि जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग V मान लेंगे। तो अब देखिए, हम लोगों ने इसके पहले भी वीडियो सेशन में देखा था ना कि वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, W/Q होता है ना, वर्क डन बाई चार्ज होता है ना। तो अगर मैं ये जो Q डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको RHS से LHS की तरफ ले जाऊं तो ये डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, W=VQ, ये देखिए, है ना, W=VQ। ये हमारा एक पहला इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा सर्किट है, देख लीजिए, जिसमें वोल्ट मीटर, एम मीटर लगा हुआ है ना, रेजिस्टेंस है, की है, बैटरी और ये वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=W/T। अभी इस पावर को हम लोग आगे के सेशन में और थोड़ा डीपली समझेंगे, अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए। तो P=W/T, W का मतलब वर्क डन, वर्क डन कितने समय पर वो वही उसका पावर है ना, कितने समय पर आपने कितना काम किया वो उसका पावर है, द रेट ऑफ वर्क डन, है ना, इट्स कॉल्ड पावर। तो ये देखिए, अब क्या किया गया कि W की जगह पर, ये W की जगह पर हम लोग VQ भी लिख सकते हैं, इस W की जगह पर VQ बाई T, मतलब T, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर इसका एक क्या बन गया कि V अगर मैं अलग कर दूं तो V=Q/T होगा, है ना, Q/T। अगर मैं V अलग कर लूं तो V×Q/T। अगर ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए Q/T जो होता है वो I के बराबर होता है ना, वो करंट के बराबर भी होता है, चार्ज और टाइम का जब रूप दिखाते हैं तो I जो होता है करंट, वो Q/T होता है। तो इस Q/T के जगह पर हम लोग VI भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट भी हो सकता है, यानी पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट भी हो सकता है। ये डेरिवेशन है कि एक ही फॉर्मूला से एक दूसरे को यूज करके कैसे फॉर्मूला क्रिएट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि P किसके बराबर होता है, W/T के बराबर होता है ना, वर्क डन बाई टाइम। और वर्क डन मतलब क्या हो रहा है, कोई एनर्जी लग रहा है, कोई भी काम करेंगे तो यानी एनर्जी लगेगा, तो इसको हम लोग E/T भी लिख सकते हैं, E फॉर एनर्जी, है ना। तो अब देखिए P=H, यहाँ पर एनर्जी, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर H/T। देखिए P=W/T था, W/T का मतलब वर्क डन बाई टाइम। अब वर्क डन, कोई भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें एनर्जी लगेगा, तो इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क डन के जगह पर एनर्जी लिख सकते थे, E/T। तो ये एनर्जी कौन सा एनर्जी, हम लोग हीटिंग एनर्जी ले सकते हैं या हीट एनर्जी, तो P=H/T, है ना। अगर देखिए, अगर ये डिवाइड हो रहा है जो T, अगर इसको RHS से LHS की तरफ लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, P×T, है ना। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H=P×2। ये भी होता है ना, कि हीटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, है ना। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मददगार होगा, है ना। इसके बाद वाला जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें पूरे न्यूमेरिकल्स इसमें डालूंगा, ठीक है, उसमें पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व करेंगे। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अभी ये हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। तो H=P×T। अब ये देखिए, ये P, अभी हम लोगों ने ये P का वैल्यू VI निकाला, है ना, तो इस P के जगह पर VI लगा सकते हैं, ठीक है, इंटू T, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो H=VIT भी हो गया, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या किया जा रहा है कि V को, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, वीर, है ना, तो V किसके बराबर होता है, IR, है ना। तो इस V के जगह पर IR लगा दिए, है ना, और ये I यहाँ पर आ गया और ये T यहाँ पर आ गया। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 2 बार I आने के कारण क्या होगा, I² R×T, है ना, ये हो गया। तो यानी कि H का, यानी हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला होगा, हीटिंग एनर्जी, उसका P×T भी होगा, है ना। हीटिंग इफेक्ट का जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो VIT भी होगा, और हीटिंग इफेक्ट का जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो H=I²RT भी होगा। इसे हम लोग स्पेशली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जूल्स, उन्होंने ही ये इलेक्ट्रिक करंट में से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में वो डीपली स्टडी किया और उन्होंने हमारे को डेरिवेशन दिया। चलिए देखते हैं कि इसको ही हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों कहते हैं।
It start that it state that heat produces in a circuit is directly proportional to the square of current, flowing resistance for current and time for which current flows। इसका मतलब क्या होता है कि हीटिंग एनर्जी जो होता है, हीटिंग जो एनर्जी है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो हमेशा बराबर होता है किसके, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, है ना। इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दें, उनका जो प्रोडक्ट देखें वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा हीट के। चलिए आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स लॉ के आधार पर जो हीटिंग था उसका कुछ पोस्टुलेट्स थे, ठीक है ना। उन पोस्टुलेट्स को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हीटिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ करंट फॉर द गिवन रजिस्टर। किसी रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हीटिंग इफेक्ट, है ना। यानी जो हीट एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के स्क्वायर से। उसी तरह हीटिंग एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस से, और ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम से। इसका मतलब ये है कि जितना भी करंट बढ़ेगा, अगर आप करंट बढ़ाते हो तो हीट एनर्जी भी बढ़ेगा। यानी किसी कॉइल में अगर हीटिंग इफेक्ट है तो अगर आप करंट बढ़ाओगे तो उस कॉइल में हीट भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों हीट बढ़ेगा, क्योंकि करंट आप जब ज़्यादा फ्लो करवाओगे तो ज़्यादा वो जो करंट के फ्लो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एटम्स होंगे वो ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस से टकराएंगे, और जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होने के कारण फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने के कारण हीटिंग इफेक्ट आएगा। उसी तरह जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर में, किसी रेजिस्टेंस में, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, और जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। इसलिए H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है R के, यानी हीटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। नेक्स्ट देखिए, जितने ज़्यादा देर तक किसी वायर को चलाया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जाएगा, तो जितने ज़्यादा देर तक यानी जितने ज़्यादा समय तक के लिए उस अप्लायंसेस को यूज़ किया जाएगा उतना ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। आप देखोगे घर में जो फ़ैन है या मोबाइल है, आप ज़्यादा देर तक उसको यूज़ करोगे तो उसका जो कॉइल होगा वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना, हीटिंग इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस जैसे कि कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो मैं स्टार्टिंग लेक्चर में यही आपको बताया था अभी, है ना, कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, रूम हीटर में यूज़ करते हैं, वाटर हीटर में यूज़ करते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल। देखिए ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, है ना। अलग अलग जगह पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अलग अलग अप्लायंसेस में, एप्लीकेशंस में यूज़ करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे ना, तो फ्यूज़ में भी तो इलेक्ट्रिक यानी हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ होता है। उसके अंदर जो वायर होते हैं वो कुछ इस तरीके से लगे होते हैं कि अगर उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वो वायर क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, है ना। वो वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वो जो सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के कारण वो जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा, जिसके कारण जो अप्लायंसेज है वो ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर भी एक तरह का क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। उसमें हम लोग करंट देते हैं तो उसका जो कॉइल होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाता है, क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है जो नाइक्रोम का है, उससे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकराते हैं, कॉलिजन होता है, और क्या होता है, फ्रिक्शन होने के कारण हीटिंग इफेक्ट आता है। तो कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। अगर हीटिंग इफेक्ट होगा तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो लॉस ऑफ एनर्जी एंड अनवांटेड हीट। मतलब क्या होगा कि जितना हम लोग करंट यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारा जो करंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट में, है ना, और वो हीट हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो क्या हो जाता है, उससे क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। वियर एंड टियर ऑफ कंपोनेंट, जो हमारा कंपोनेंट है ज़्यादा हीट होने के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है ना। आप देखोगे हीटर का जो वायर होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता, है ना,
क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि उसमें बहुत दिनों तक क्या होते हैं हम लोग कि हीटिंग करंट देते हैं, तो जिसके कारण वो कॉइल हीट अप हो जाता है और जिसके कारण उसका जो कंपोनेंट है उसका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है और वो वियर टियर हो जाता है, मतलब टूट जाता है ना। नेक्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ सेवरल कंपोनेंट इन अ सर्किट। वही बात जो भी मैंने बताया कि किसी भी सर्किट में हीटिंग इफेक्ट के कारण उसका जो लाइफ होता है, उसका लाइफ जितने लंबे समय तक चलने का, वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेते हैं। देखिए ये पावर क्या है, ठीक है। पावर को मैं समझाने के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है जो साइकिल में है, ठीक है। एक पर्सन है साइकिल लिया है और एक पर्सन है जो बाइक लिया है, ठीक है। उन दोनों को ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है, ठीक है। दोनों को ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है और दोनों का डिस्टेंस सपोज दैट 5 किलोमीटर है, ठीक है। 5 किलोमीटर है। तो अगर मैं बोलूं कि दोनों को ए प्लेस से अगर जाने के लिए बी प्लेस तक, तो पहले कौन पहुंचेगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे कि जो बाइक वाला है वो ए प्लेस से बी प्लेस यानी जितने किलोमीटर दिया गया था वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस बाइक में पावर ज़्यादा है उस साइकिल के मुकाबले, है ना। मतलब कि किसी काम को देखिए, काम तो वो साइकिल भी कर रहा है, वो भी ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा समय लगाएगा। लेकिन जो बाइक था वो भी ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहा है, लेकिन वो समय कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड या इज नॉन एज पावर। मतलब कितने तेजी से कोई काम हो रहा है, किसी भी काम को करने में कितनी तेजी से वो जो काम हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। यानी कोई भी ऐसा अप्लायंसेस बहुत तेजी से अगर एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, कम समय पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहा है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वो ज़्यादा पावर लेने वाला अप्लायंसेस है। अगर ऐसा कोई अप्लायंसेस है जो बहुत लंबे समय चलता है लेकिन बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है, तो हम बोलेंगे कि वो अप्लायंसेस बहुत कम पावर लेता है। तो आई थिंक आपको पावर समझ में आया क्या होता है पावर। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने समय पर कितनी जल्दी वो काम हो गया, जितनी जल्दी काम वो हो गया वो उसका पावर है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसका डेफिनेशन में कि द रेट और एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। यही दोनों है, जो भी आपको याद हो सकता है आप याद कर लीजिए, ठीक है। पावर का अभी हम लोग फॉर्मूला देखिए, W/T, मतलब कितना काम किया गया कितने समय पर, है ना। कम समय पर ज़्यादा काम करेगा तो पावर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा काम कर रहा है और कम समय लगा रहा है तब उसका पावर ज़्यादा है। लेकिन अगर कम काम कर रहा है और ज़्यादा समय लगाता है तो इसका मतलब पावर कम है, ठीक है। यानी ज़्यादा काम करना है कम समय पर, है ना, तो वो उसका ज़्यादा पावर होगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट, W/T, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखें 1 वॉट, एग्जाम में पूछता है 1 वॉट क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेटिंग ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कोई भी अप्लायंसेस अगर 1 जूल का वर्क डन 1 सेकेंड में करता है तो वो 1 वॉट है, ठीक है। वॉट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इससे बिगर यूनिट कौन होगा? किलोवाट, है ना। उससे बड़ा क्या होगा? मेगावाट, है ना। आप ये भी जानते हो कि 1 किलोवाट किसके बराबर होगा? 1000 वॉट्स के, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kW, K कैपिटल W कैपिटल, ठीक है, इक्वल टू 1000 वॉट W से, ठीक है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला हम लोग देख लिए, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम टेकन, यानी W/T, ठीक है। अब देखिए W इक्वल टू VIT जूल्स भी लिख सकते हैं, यानी W की जगह, यानी ये वर्क डन की जगह पर V इंटू I इंटू T यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आया, तो ये देखिए ऊपर अभी हम लोग जस्ट डेराइव किए थे, ये देखिए ये था ना हीटिंग। हीटिंग क्या एक तरह का एनर्जी, और एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन। जितना वर्क डन किया उतना एनर्जी लगेगा,
है ना, तो वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम है, तो इस तरह से ये हीटिंग क्या है, हीटिंग एक एनर्जी है, तो एनर्जी की जगह वर्क डन भी लिख सकते हैं, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, VIT। देखिए ये हम लोग प्रूफ किए थे ना। चलिए तो ये देखिए इसको हम लोग VIT भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या होगा, P इक्वल टू VIT बाई T, ठीक है, यानी पावर क्या होगा, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, यही तो होता है वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन क्या था VIT, ये देखिए VIT बाई T, यानी वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, तो ये टाइम और ये टाइम कट गया, कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V और I भी हो गया, है ना, ये VI अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, है ना, कि पावर का फॉर्मूला VI भी होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ये जो है उस तरीके से लिखते हैं, वोल्टेज इनटू करंट, है ना, तो 1 वॉट जो होता है वो 1 वोल्टेज इनटू 1 एम्पियर होता है, 1 वोल्ट क्योंकि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, है ना, तो 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है, 1 V इंटू 1 A, है ना, तो इसको हम लोग 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। ये देखिए क्या है, पावर इन टर्म ऑफ I एंड R, यानी पावर का फॉर्मूला हम लोग I के टर्म में और R के टर्म में देखेंगे। ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स इन सब फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन देख लेते हैं कि पावर का फॉर्मूला I और R से कैसे बन सकता है। तो हम लोग जानते हैं ना P इक्वल टू VI होता है, अभी हम लोग देखें, है ना, और ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है ना। तो अब देखिए ये P का P लिखे यहाँ पर, है ना, इक्वल टू का इक्वल टू, और ये देखिए इस V के जगह पर, है ना, इस V के जगह पर हम लोग IR लिख सकते हैं, तो देखिए P इक्वल टू VI है, ठीक है, तो इस V के जगह पर हम लोग IR लगा देंगे, ये देखिए IR, ठीक है, और ये I जो था वो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या बन गया, P का जो फॉर्मूला है वो बन गया P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। इसका मतलब कि पावर को अगर I और R के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, मतलब पावर हमेशा किसके बराबर होगा, करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। ये देखिए अगर हम लोग पावर को V इंटू आर, मतलब पावर को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हमारे पास ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग I करंट के रूप में लिखें तो क्या होगा, I इक्वल टू VR, मतलब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा R, ये देखिए वही हो गया, ठीक है। अब देखिए P किसके बराबर होता है, P जो पावर होता है वो V इंटू आई होता है ना, V इंटू आई, तो V का V छोड़ दिया गया इंटू I की जगह पर, ये देखिए I की जगह पर VR लगा दिया गया, ठीक है, VR। तो अब देखिए V और V आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई R, यानी पावर को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम लोगों को लिखना होगा V स्क्वायर बाई R, ये भी एक फॉर्मूला है पावर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। इससे यही पता चल रहा है कि पावर जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पावर होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम पावर, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम पावर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, दस द रेजिस्टेंस ऑफ हाई पावर डिवाइसेस इज स्मॉलर देन द लो पावर वंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें हाई पावर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ यूनिट्स ऑफ पावर देख लीजिए, ठीक है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁶ वाट के बराबर होता है, और 1 गीगावाट जो होता है वो 10⁸ वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, ये है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब ये कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब होता है जो घर में, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक
बिल का रीडिंग जो आता है उसको कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब जिसमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है, जिससे हम लोग के घर का डे टू डे लाइफ में जितने भी अप्लायंसेस चल रहे हैं, जैसे फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर या फिर हीटर या जो भी आप ऐसे चला रहे हैं, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम होते हैं उसको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। देखिए, कॉमर्शियल यूनिट 1 किलो वॉट आवर जो होता है उसको कैसे देखते हैं कि इट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर is the energy consumed by the appliances of 1000 watt when used for 1 hour। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट, कभी भी देखिएगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो रीडिंग लेने आते हैं, ठीक है, वो जो ऐसा बॉक्स बना रहता है जिसमें रीडिंग दिया रहता है, तो वो रीडिंग को हमेशा वो यूनिट में बताते हैं, है ना, यूनिट में, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 50 यूनिट, 20 यूनिट, है ना। और 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट वो 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, वन यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। इसका मतलब कि आप 1 घंटे में, है ना, 1000 वाट आवर जो कंज्यूम कर रहे हो वो 1 यूनिट है। अगर मान लीजिए वो आपको अगर बोलते हैं कि आप 20 यूनिट कंज्यूम करते हो, है ना, तो इसका मतलब आप 20 किलोवाट आवर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पर आवर आप 20 किलोवाट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए वाट जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 टी मतलब टाइम, तो E इक्वल टू पी इंटू टी, ये भी तो हम लोग जानते थे, है ना। तो जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या होता है, किलोवाट आवर, जिसको हम लोग KWH से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए 1 किलोवाट आवर अगर इसको डेराइव करें, अगर जूल्स में देखें तो कैसे निकालेंगे कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट है ना, तो अगर इसको किलो है वाट है, तो अगर वाट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, और 1 आवर, ठीक है, तो देखिए 1000 वाट, ठीक है, इनटू, अब अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो देखिए आप 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड भी लिख सकते हो, है ना। या यहाँ पर देखिए 3,60,000 जूल, है ना, यही जो वैल्यू है वो 3,60,000 जूल के भी बराबर हो गया। अगर आप इसको 10 के फॉर्म में रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या लिखोगे 3.6 इंटू 10⁶ यानी 10⁶ मतलब 60। तो देखिए यहाँ पर 60 है ना, क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट लग रहा है 3 के बाद। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट है तो ये भी एक 0 ही काउंट होगा, यहाँ 5 और एक 0 कुल मिलाकर 6 हो गया। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 किलोवाट आवर। 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 किलोवाट आवर। तो हमेशा जो भी आपके रीडिंग को देखने के लिए आते हैं आपके घर में कि आपने कितना इलेक्ट्रिक को कंज्यूम किया है, तो वो हमेशा यूनिट में बताते हैं और आप उसको क्या कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो कि 1 किलोवाट आवर यानी आप कितना यूनिट का एनर्जी यूटिलाइज किए। इस चैप्टर का, इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन हाउसेज फैक्ट्रीज इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। जितने भी हाउसेज फैक्ट्रीज में जो करंट प्रोड्यूस होता है या यूज़ होता है, कंज्यूम किया जाता है, उसको किलोवाट आवर में ही देखा जाता है और वो किलोवाट आवर को जनरली टर्म यूनिट बोल दिया जाता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फिक्स्ड पर किलोवाट आवर। और हर स्टेट में या हर कंट्री में अपना अपना हर यूनिट का जो प्राइस होता है, जो कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। कहीं पर 1 यूनिट का प्राइस 6 रुपीज़ होता है, कहीं पर 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ होता है, कहीं पर 1 यूनिट एनर्जी का दाम 12 रुपीज़ होता है, या इस तरीके से होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, किलोवाट आवर का 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड 1 यूनिट, जो कि मैंने बताया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि पावर रेटिंग ऑफ 50 वाट ऑफ द बल्ब। इसका मतलब अगर एक बल्ब है जो 50 वाट का है और वो कंज्यूम होता है, ठीक है, अगर वो कंज्यूम हो रहा है किसी रेट से, तो अब उसके रेट को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो 50 जूल पर सेकेंड यूज़ हो रहा है। यानी ये वाट जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो जूल पर सेकेंड यूज़ हो रहा है।
ठीक है, यानी अगर ये वॉट ना लिखें तो इसकी जगह पर यूनिट जूल पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ए बल्ब विथ लोअर वॉट हैव हायर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसका मतलब अगर उसका वॉट कम है तो उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका वॉट ज़्यादा होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट है उसका मैं जवाब दूँ। ओके, थैंक यू।